नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और आपके साथ मैं हूं विवेक त्रिपाठी। पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। अयोध्या के राम मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसका ठीकरा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सिर फोड़ दिया गया। उनसे इस्तीफा ले लिया गया। पूरी दुनिया में चंपत राय की थू थू हो गई। वो अयोध्या जी जहां पर चंपत राय प्रभु श्री राम के दूत माने जाते थे, लोग उनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करते थे, उनके पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, वही लोग गालियां देने लगे और चंपत राय खामोश होकर सब देखते रहे, सुनते रहे, सिर्फ इसलिए कि वो सही समय का इंतजार कर रहे थे, एसआईटी की जांच पूरी होने का रास्ता देख रहे थे। अब समय आ गया है, अयोध्या में किसी भी दिन चंपत राय बोलेंगे, सबका चिट्ठा खोलेंगे। राम मंदिर के दान की रकम चोरी, हेराफेरी या गबन का मामला 5 जून को सार्वजनिक हुआ था। 7 जून को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में बयान देकर देश भर में आग लगा दी। इसके बाद चंपत राय भी बोले और उन्होंने सब कुछ ठीक बताया। वही चंपत राय का आखिरी बयान था। इसके बाद सवाल उठते रहे कि चंपत राय पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनकी इतनी बदनामी हो रही है, आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उसके बाद वो सामने भी नहीं आए, मीडिया से बचते रहे। मीडिया से क्यों बच रहे हैं? अपनी सफाई में वो क्यों कुछ नहीं कह रहे? वो खामोश क्यों हैं? ये भी सवाल उठा कि क्या किसी ने उन्हें बोलने से मना किया है? हालांकि चंपत राय ने अपने करीबियों से कहा कि जब तक एसआईटी की जांच चल रही है तब तक वो चुप रहेंगे। इसके पीछे उनका तर्क था कि बोलने से जांच पर प्रभाव पड़ेगा और चंपत राय की यही बात किसी को समझ में नहीं आ रही कि वो ऐसा क्या बोलने वाले हैं जिससे जांच पर फर्क पड़ेगा। उनके मन में क्या है? क्या वो दान चोरी, हेराफेरी या गबन से जुड़ी कोई अहम जानकारियां सार्वजनिक करने वाले हैं? क्या वो इस पूरे मामले में ऊपर के लोगों का नाम लेने वाले हैं, उन लोगों के नाम जिन पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है? पंचम तल के सूत्रों को पता चला है कि चंपत राय ने 5-6 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है। हालांकि इससे पहले भी वो चिट्ठी लिखकर हड़कंप मचा चुके हैं। आप सभी को याद होगा, चिट्ठी में उन्होंने एसआईटी को जवाब दिया था। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और एसबीआई पर सवाल उठाए थे। चंपत राय की वो चिट्ठी दरअसल एसआईटी को दिया गया उनका लिखित बयान था। उन्होंने सवाल उठाया, गणना प्रक्रिया के लिए जो निर्देश तय हुए थे उसमें ट्रस्टी अनिल मिश्रा, वही अनिल मिश्रा जिनसे इस्तीफा लिया जा चुका है, और एसबीआई अयोध्या के मैनेजर गोविंद मिश्रा के हस्ताक्षर थे। उनके हस्ताक्षर क्यों नहीं थे? उन्होंने लिखा कि सभी अनुबंधों और कागजातों पर उनके हस्ताक्षर हैं, लेकिन 6 फरवरी 2025 वाले अनुबंध में उनके हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए? अगर वो अयोध्या में नहीं थे तो इंतजार किया जाना चाहिए था। उन्होंने गणना का काम करने वाली भारतीय स्टेट बैंक के उच्च अधिकारियों पर भी सवाल उठाए थे। लिखा था कि बैंक ने जिन लोगों को गणना के लिए चुना उन्हें हाउस कीपिंग स्टाफ के रूप में रखा गया। क्या यह उचित है? चंपत राय की यह चिट्ठी ट्रस्ट की उस बैठक के अगले दिन वायरल हुई थी जिसमें उनका और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया था। चिट्ठी की भाषा देखिए आप लोगों ने, उनका गुस्सा, उनके तेवर साफ झलक रहे थे। चिट्ठी ने बता दिया कि उनके मन में क्या है और उनके इरादे क्या है। जब भी बोलने का मौका मिलेगा वो कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे, सबकी पोल पट्टी खोलेंगे। और जिस तरह से चिट्ठी के सार्वजनिक होने के बाद ट्रस्ट के लोगों का चंपत राय से बंद कमरे में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंपत राय को मनाने की कोशिशें भी जोरों पर चल रही हैं। पंचम तल के सूत्रों को यह भी पता चला है कि 5 जून को जब दान कांड का खुलासा हुआ उसके 4 दिन पहले से ही ट्रस्ट के सभी लोगों को पता था कि ऐसा हो रहा है। चंपत राय खुद जानते थे और स्थानीय पुलिस की मदद से वो कई लोगों के घर भी गए जिन्होंने रुपए गायब किए थे। अपने स्तर से चोरों को पकड़ा भी। जिन जिन लोगों के नाम सामने आए उनके घर से रकम बरामद की और ट्रस्ट में जमा कराई। पंचम तल के सूत्रों को एक और बड़ी जानकारी मिली है कि चंपत राय आस्तीन में पलने वाले इन सांपों से बेहद नाराज थे और कार सेवकपुरम से खुद ही एफआईआर दर्ज कराने के लिए जन्मभूमि थाना चल दिए। रात का वक्त था, कोई 9 या 10 बजे होंगे।
वो आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे कि उनके पास एक फोन आया। इस फोन कॉल के बाद चंपत राय के पैर वहीं जड़ हो गए। कुछ देर वो वहीं खड़े रहे, काफी नाराज, दुखी भी दिख रहे थे। इसके बाद भारी मन से वो कार सेवकपुरम लौट आए। पंचमतल के सूत्रों के मुताबिक चंपत राय के पास जो फोन कॉल आई थी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत बड़े पदाधिकारी की थी और उन्होंने कहा कि दान कांड की एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत नहीं है, अभी रुक जाओ। उन्हें मना कर दिया गया कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करनी है। चंपत राय की खामोशी तभी तक है जब तक एसआईटी जांच पूरी करके रिपोर्ट न सौंप दे। एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। जांच पूरी करने के लिए एसआईटी ने शासन से अतिरिक्त समय मांगा था, वो भी 15 जुलाई को खत्म हो गया है। अब कहा जा रहा है कि एसआईटी 20 जुलाई यानी सोमवार को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी, क्योंकि वहां भी मामला चल रहा है। उधर एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, इधर चंपत राय बोलेंगे और जब वो बोलेंगे तो अयोध्या से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर नागपुर तक तूफान मचेगा, बवाल खड़ा होगा। चंपत राय ये खुलासा भी कर सकते हैं कि जब वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने जा रहे थे तो किसने फोन करके रोका था। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े संवेदनशील मामले में उनके मुंह से बहुत सारे राज भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल चंपत राय चुप हैं, लेकिन उनका चिट्ठा बोलने को तैयार है। उनके लिखे चंद पन्नों में ट्रस्ट के अंदरूनी खेल, अपॉइंटमेंट्स में होने वाली सिफारिशें और दान कांड की चेन में शामिल लोगों के नाम, ये सब कुछ लिखा हुआ है। शायद यही वजह है ट्रस्ट के लोग बंद कमरों में चंपत मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके जानने वाले बता रहे हैं कि वो मानने वाले नहीं हैं, इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। राम भक्तों, नजर रखिए, यह बवाल अब और भी बड़ा होने वाला है। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब 8 महीने की दूरी पर है, लेकिन तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। सत्ता और सिस्टम सब चुनावी मोड में है। ब्यूरोक्रेसी में दिन भर कुर्सियों का म्यूजिकल चेयर का खेल चलता रहता है। आईएएस पीसीएस से लेकर आईपीएस और पीपीएस अफसरों के जिले और कुर्सियां बदली जा रही हैं। लगभग रोज तबादलों की ताबड़तोड़ लिस्ट जारी हो रही है, लेकिन इंतजार है तो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के नाम का। चूंकि पिछले दिनों डीजी फायर सुजीत पांडे के डेपुटेशन पर रिलीव होने के बाद यूपी पुलिस में डीजी लेवल की एक कुर्सी खाली हो गई है और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर का डीजी पद पर प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा है। सेंगर साहब के डीजी बनते ही लखनऊ से उनकी विदाई हो जाएगी। ऐसे में सब जानना चाहते हैं कि चुनावी माहौल में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। यूपी की राजनीति में यह चर्चा आम है कि चुनाव की तैयारी सिर्फ जनसभाओं, रैलियों और भाषणों से नहीं होती। अफसरों की कुर्सियों की अदला बदली भी इसका एक अहम हिस्सा है। लेकिन जो काम 1.5 महीने बाद होना था वो अब किसी भी दिन हो सकता है, आज भी, कल भी या परसों। मैं बात कर रहा हूं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर के प्रमोशन की और उनकी कुर्सी खाली होने की। सेंगर साहब अभी एडीजी हैं। 30 अगस्त को आईपीएस अशोक मुथा जैन के रिटायरमेंट के बाद उनका डीजी पद पर प्रमोशन होना था, लेकिन 4 दिन पहले यूपी पुलिस के सीनियर अफसर सुजीत पांडे को डेपुटेशन के लिए रिलीव कर दिया गया। सुजीत पांडे डीजी फायर सर्विस के पद पर तैनात थे। अब उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद भेजा गया है। सुजीत पांडे के डेपुटेशन पर जाने के बाद यूपी पुलिस में डीजी पद की एक कुर्सी खाली हो गई। सीनियोरिटी में लखनऊ पुलिस के कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर का नाम पहला है, यानी जिन्हें 1.5 महीने बाद डीजी बनना था वो आजकल में प्रमोशन पा जाएंगे। अमरेंद्र सिंह सेंगर के रास्ते में सिर्फ एक बाधा है। अगर केंद्र से कोई आईपीएस अफसर इस दौरान यूपी वापस आ जाता है, वो जो डेपुटेशन पे गए हैं, अगर वो वापस आ जाता है तो उन्हें कुछ दिन का इंतजार और करना पड़ सकता है। डीजी तो बनेंगे ही वो। खैर, पंचमतल के सूत्रों का कहना है कि चुनावी माहौल में डेपुटेशन और प्रमोशन की इस गुणागणित में यूपी पुलिस की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर बैठने वाला अफसर हमेशा मुख्यमंत्री की नजर में रहता है। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास, वहां उसकी डायरेक्ट एंट्री रहती है। अमरेंद्र सिंह सेंगर डीजी बनेंगे तो निश्चित तौर पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी खाली होगी और इस कुर्सी पर सबकी निगाहें रहती हैं, इसलिए दावेदारों की भी कोई कमी नहीं है।
पंचम तल के सूत्रों की माने तो लखनऊ पुलिस कमिश्नर की कुर्सी के लिए लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार, नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और वाराणसी जोन के ही एडीजी पीयूष मोडिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। प्रवीण कुमार लखनऊ में एसएसपी के पद पर तैनात रह चुके हैं। बेहद सुलझे हुए अधिकारी हैं, सरकार की नीति और निर्देश पर चलते हैं। उन्हें लखनऊ का पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। नोएडा में लक्ष्मी सिंह को 3 साल से अधिक का समय हो चुका है, यानी सरकार के तैनाती के जो तय मानक हैं उतना समय वो पूरा कर चुकी हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। वो लखनऊ जोन की आईजी भी रह चुकी हैं। वो मुख्यमंत्री की पसंदीदा अफसरों में से एक हैं। उन्हें भी लखनऊ लाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ, लक्ष्मी सिंह लखनऊ की पुलिस कमिश्नर बनी, तो महिला अफसर के रूप में वो पहली अधिकारी होंगी जो कमिश्नर बनेंगी लखनऊ की। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल भी इस कुर्सी के मजबूत दावेदारों में से एक हैं। काबिल पुलिस अफसर हैं, अच्छा काम करते हैं, साफ सुथरी छवि है। सबसे बड़ी बात, वो विवादित नहीं रहे। उनका नाम मुख्यमंत्री के अच्छे अफसरों वाली लिस्ट में शामिल है। पीयूष मोडिया लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात रह चुके हैं और उनके मन में भी एक बार यहां के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर बैठने की प्रबल इच्छा है। हालांकि इस कुर्सी पर बैठेगा कौन, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तय करेंगे। लखनऊ सिर्फ राजधानी नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक और प्रशासनिक नब्ज भी है। विधानसभा चुनाव से पहले यहां तैनात पुलिस कमिश्नर की भूमिका कानून व्यवस्था से लेकर चुनावी तैयारियों तक बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही वजह है लखनऊ पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर बैठने वाले अफसर का नाम सिर्फ एक प्रशासनिक फैसले तक सीमित नहीं होता, बल्कि चुनावी रणनीति का भी अहम हिस्सा माना जाता है। ऐसे में साफ है, लखनऊ की कमान ऐसे अफसर को सौंपी जाएगी जिसके पास कानून व्यवस्था संभालने के अनुभव के साथ बेहतरीन प्रबंधन यानी मैनेजमेंट स्किल तो हो ही, वो चुनाव आयोग के कड़े मानकों पर भी पूरी तरह खरा उतरता हो। अब बात ब्यूरोक्रेसी की उस खबर की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। यूपी के सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में से एक राज्य कर में आईएएस की तैनाती के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। बहस इसलिए क्योंकि राज्य कर ही नहीं, तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें आईएएस अफसरों को मुखिया बनाया जा रहा है या जिम्मेदार पदों पर बैठाया जा रहा है और मूल कैडर के सीनियर अफसरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि इसके अपने फायदे नुकसान भी हैं, लेकिन अलग अलग विभागों में इसको लेकर शासन से टकराव की स्थिति बनने लगी है। राज्य कर, चिकित्सा, शिक्षा या फिर नगर निगम जैसे तमाम अन्य विभाग, सभी जगह कर्मचारियों में असंतोष पनपता हुआ दिख रहा है। पंचम तल के गलियारों में ब्यूरोक्रेसी का सुपर सेंट्रलाइजेशन विवादों और असंतोष की बड़ी वजह बनता जा रहा है। लगभग हर महत्वपूर्ण विभाग में आईएएस अधिकारियों को मुखिया या सर्वे सर्वा बनाने का चलन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में से एक राज्य कर विभाग का है, जहां आईएएस अफसरों की तैनाती के बाद से विभाग के मूल कैडर के सीनियर अफसर अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। सीधे शब्दों में राज्य कर विभाग में आईएएस का दखल बढ़ रहा है और शासन से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य कर विभाग में अपर आयुक्त ग्रेड 1 के 22 पद हैं, उसमें से केवल 2 पद आईएएस के लिए स्वीकृत हैं। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर जैसे बड़े जिलों में ग्रेड 1 के 2-2 पद होते हैं। सबसे पहले नोएडा में ग्रेड 1 के पद पर आईएएस की तैनाती की गई थी। इस समय आईएएस परीक्षित खटाना वहां पर तैनात है। उनसे पहले आईएएस संदीप भागिया वहां तैनात थे और संदीप भागिया के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अखबार, टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया में उनके किस्से गूंज रहे हैं। रोज कोई ना कोई मामला सामने आता है। गाजियाबाद में इसी पद पर आईएएस अजय कुमार गौतम तैनात हैं। कानपुर में 2019 बैच की आईएएस सान्या छाबड़ा को इसी पद पर तैनाती दी गई है। पंचम तल के सूत्रों का कहना है कि राज्य कर विभाग में आईएएस की संख्या बढ़ाकर 4 करने की तैयारी है, यानी 2 के बजाय 4। 2 बड़े शहर हैं, आगरा, वाराणसी। इनमें से किसी एक में अपर आयुक्त के पद पर किसी आईएएस अफसर की तैनाती की जा सकती है। यही वजह है मूल कैडर के सीनियर अफसरों को शासन की ये नीति रास नहीं आ रही। उनका अपना तर्क भी है। उन्होंने 20 से 22 साल फील्ड में झोंक दिए, मेहनत की, अच्छा खासा अनुभव है, फिर भी उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है।
कुर्सी पर नहीं बैठाया जा रहा है। सीनियर की कुर्सी पर 5-6 साल की नौकरी करने वाले आईएएस को बिठा दिया जा रहा है, जिसको कोई अनुभव नहीं है। अफसरों का यह भी कहना है कि राज्य कर विभाग नए आईएएस अफसरों का ट्रेनिंग सेंटर बन गया है और इसके लिए राज्य कर विभाग के अधिकारी सीधे सीधे नियुक्ति सचिव एम देवराज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आईएएस की तैनाती से मूल कैडर के सीनियर्स के अधिकार और निर्णय क्षमता प्रभावित होने की बात भी कही जा रही है। हाल ही में जीएसटी ऑफिसर्स सर्विस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इसकी जरूरत क्या है, क्यों आईएएस बिठा रहे हो आप। चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी ऐसे ही हालात हैं। डीजीएमई के पद पर सीनियर डॉक्टर के बजाय आईएएस नियुक्त किए जा रहे हैं। डीजीएमई के पद पर पहली बार 1995 में एसके खेर की तैनाती हुई थी आईएएस से। उसके बाद यह पद फिर से सीनियर डॉक्टर बीपी जाजू के पास चला गया। उसके बाद कोई और डॉक्टर 2021 तक इस पद पर डॉक्टर ही तैनात रहे। अब फिर से डीजीएमई का पद आईएएस के हवाले है। 2021 में आईएएस सौरभ बाबू आए, फिर श्रुति सिंह आई, किंजल सिंह आई, आईएएस अपर्णा यू आई, सारिका मोहन आई और अब नेहा शर्मा डीजीएमई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली के मुताबिक डीजीएमई के पद पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ही नियुक्त होने चाहिए। अगर प्रधानाचार्य नहीं है तो उस पद के योग्य कोई नहीं है तो सचिव रैंक के प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती की जा सकती है। लेकिन यहां बड़े बड़े अनुभवी बैठे हुए हैं और आईएएस सारा कामकाज देख रहे हैं, दफ्तर चला रहे हैं। वहां भी टकराव की स्थिति है। प्रधानाचार्यों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। उनकी मांग है कि डीजीएमई का पद आयोग से चुने गए किसी प्रधानाचार्य को सौंपा जाए। हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को कारण बताओ नोटिस भेजा है, लेकिन इस पर विभाग कितना संज्ञान लेता है ये देखने वाली बात होगी। नगर निगम को देख लीजिए। एक समय नगर आयुक्त के पद पर स्थानीय निकाय सेवा के अधिकारी तैनात होते थे या फिर सीनियर पीसीएस अफसर को नगर आयुक्त बनाया जाता था। अब शायद ही कोई ऐसा नगर निगम हो जहां नए नवेले आईएएस न तैनात हो। नगर आयुक्त का पद आईएएस के लिए जैसे आरक्षित हो गया है। आईएएस बनाम मूल कैडर की ये जंग अब खुलकर सामने आने लगी है। सरकार के इस कदम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्यूरोक्रेसी का ये अति केंद्रीकरण सुशासन की राह में रोड़ा बन रहा है। सरकारी विभागों का नियम यह है कि तकनीकी और विशेषज्ञ वाले विभागों में इस फील्ड के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। वो जमीन से जुड़े होते हैं और विभाग की रग रग से वाकिफ होते हैं। लेकिन यूपी में इसका उल्टा हो रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार को अपने ही बनाए मूल कैडर के सीनियर अफसरों की निष्ठा, क्षमता और ईमानदारी पर भरोसा नहीं रहा। कई साल की सेवा के बाद जब अफसर अपनी काबिलियत और अनुभव के चरम पर पहुंचता है और उसे उम्मीद होती है कि अब विभाग की बड़ी वाली कुर्सी उसे मिलेगी, तब बाहर का कोई अधिकारी जिसे अनुभव नहीं है वो उसके ऊपर बैठा दिया जाता है। विभाग उसके आदेशों पर चलने लगता है। ऐसे में मनोबल तो टूटना लाजमी है। आईएएस और मूल कैडर के इस टकराव पर शासन का तर्क अलग है। शासन का मानना है कि आईएएस अधिकारियों की तैनाती से विभागीय समन्वय बेहतर होता है, शासन की योजनाओं को तेजी से लागू कराया जा सकता है। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू बेहद स्याह है। शासन जो भी तर्क दे, लेकिन धरातल का सच यही है कि मूल कैडर की उपेक्षा हो रही है। विभाग के सीनियर अफसरों का मनोबल गिर रहा है, कर्मचारियों में उदासीनता का माहौल है और इसका असर काम की गति पर पड़ रहा है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन और विभागों के अलग अलग संगठनों के भीतर पनप रहा असंतोष अब बंद कमरों से निकलकर शासन के सामने चुनौती बनने लगा है। राज्य कर विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, अंदरूनी गुटबाजी और असहयोग की स्थिति इन दोनों विभागों में बनने लगी है। जब जमीन पर काम करने वाले अधिकारियों को लगेगा कि उनके कैरियर की ग्रोथ किसी आईएएस अफसर के एकाधिकार की वजह से रुक गई है, तो फिर वो पूरी क्षमता और लगन से काम क्यों करेगा। वो भी सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने की औपचारिकता निभाएगा। ब्यूरोक्रेसी के इस ओवर सेंट्रलाइजेशन में सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। पंचम तल के गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या सरकार चुनिंदा आईएएस अफसरों के भरोसे ही पूरी व्यवस्था चलाना चाहती है। अगर समय रहते मूल कैडर के पदों की गरिमा बहाल नहीं की गई, असंतोष को नहीं दबाया गया, तो आने वाले दिनों में जनता से जुड़े इन महत्वपूर्ण विभागों की कार्यप्रणाली ठप हो सकती है। और राज्य कर विभाग में पिछले कई साल से हम ऐसा होते हुए देख भी रहे हैं। सरकार को यह समझना होगा कि सुशासन
सिर्फ कमांड से नहीं बल्कि नीचे काम करने वाले हर कर्मचारी के मनोबल से चलता है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रशासनिक असंतुलन को ठीक करेंगे या फिर यह खींचतान यूपी के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाएगी? यह बड़ा सवाल है। तो फिलहाल आज के पंचम तल में इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और रोचक खबरों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए आज की खबर।